हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 7th पेपर के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि हम भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग इसकी पृष्ठभूमि देख चुके थे कि भारत में किस प्रकार से 1919 और 1935 का अधिनियम लागू किया गया और उन महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया गया जो बाद में भारत में प्रशासन के क्षेत्र में आधार बनी। बहुत सारी चीज़ें हमने स्वतंत्रता के बाद में भी 1919 और 1935 के अधिनियम में स्वीकार की और इससे पूर्व भी कई चीज़ें भारतीय प्रशासन में अपनाई गई जो कि ब्रिटिश शासन के प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न हो गई थी। तो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संबंध में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो प्रभाव हुआ वो था भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना। ब्रिटिश शासन काल में भारत में संसदीय शासन की स्थापना की नींव रखी गई और जिस तरह से ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है, वहाँ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वहाँ का किंग या राजा या क्वीन जो भी शासनाध्यक्ष है वो नाम मात्र का होता है। भारत में आज जो शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है उसका प्रभाव इसी ब्रिटिश शासन व्यवस्था से लिया गया है। संसदीय लोकतंत्र हमारा ब्रिटेन की शासन व्यवस्था पर आधारित है और संविधान सभा में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि हम उत्तरदायी शासन स्वीकार करते हैं और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में प्रस्तावित जो संघीय ढांचा था उसी ढांचे के अनुसार भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया और संघीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया। भारत में भी राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्तियां दी गई हैं और वास्तविक शक्तियां संसद के पास में हैं और इस तरह से यहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई है। दूसरी शासन की जो प्रमुख प्रशासन का जो प्रभाव है वो है संघीय शासन व्यवस्था। भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही संघीय व्यवस्था की लगभग एक तरह से मूल आधार स्थापित हो चुके थे। केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें दो प्रकार की सरकारें थी और दोनों को अलग अलग अधिकार प्रदान किए गए। भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था अभी विद्यमान है उसमें भी संघ और राज्य दो इकाइयों में प्रशासन बटा हुआ है और संघ और राज्य संघात्मक शासन व्यवस्था के नियमों के अनुसार भारत में कार्य करते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था भी इस तरह से ब्रिटिश शासन की ही देन मानी जाती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जिला प्रशासन। ब्रिटिश प्रशासन में जो जिले की व्यवस्था थी, जिले को एक केंद्रीय इकाई माना जाता था और केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन के बाद में जिलों में प्रांत बटे हुए थे और हर जिले को कुछ जिलों को मिलाकर डिवीज़न की व्यवस्था थी और जो जिले थे वो कई सब डिवीज़न में बटे हुए थे और सब डिवीज़न जो हैं वो तहसीलों में बटे हुए थे और ये तहसील कई गांवों में बटे हुए थे और आज भी हमारे यहाँ पर इसी तरह से जिला प्रशासन कुछ जिलों को मिलाकर संभाग स्तर और जो जिले हैं वो सब डिविजन्स में बटे हुए हैं और सब डिविजन्स तहसीलों में बटे हुए हैं और तहसील गांव में बटे हुए हैं। यही व्यवस्था आज हमारे यहाँ पर विद्यमान है। तो इस तरह से जिला प्रशासन पर भी हमें ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटिश प्रशासन था उसमें प्रशासन की हर एक इकाई पर एक अधिकारी होता था और उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी।
जैसे संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त, जिले में कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल स्तर पर सब डिवीजन ऑफिसर या एसडीओ, तहसील में तहसीलदार। तो इस तरह से जिला प्रशासन में हर इकाई पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और आज भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाई जाती है। इसी तरह से जिले में पुलिस प्रशासन की भी ऐसी ही व्यवस्था है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट और इसके अतिरिक्त चीफ इंजीनियर जैसे विशेष अधिकारी भी जिले में होते थे और प्रत्येक विभाग में संबंधित विशेष कार्य किया जाता था और ये जो अधिकारी होते थे ये अपने अपने विभागों के लिए जिम्मेदार होते थे, जवाबदेह होते थे। लेकिन जो आम प्रशासन था वो जिला अधिकारी के नेतृत्व में काम करता था और आज भी स्वतंत्र भारत में भी जिला प्रशासन इसी प्रकार की व्यवस्था के अनुसार चलता है। तो ये जो ब्रिटिश विरासत है ये कही जाएगी कि ये जिला प्रशासन में हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से ब्रिटिश शासन में इंडियन सिविल सर्विस की व्यवस्था थी और इंडियन सिविल सर्विसेज आज भी हमारे यहाँ पर है और इस सिविल सर्विसेज के माध्यम से पूरे देश में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो अधिकारी पूरी अपना जो कार्य है वो जिला प्रशासन में अपना योगदान देते हैं। तो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भी ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। रजनी कोठारी जैसे समीक्षक ने लिखा है कि भारत को अंग्रेजों से जो प्रशासनिक संस्थाएं विरासत में मिली उनमें सिविल सेवाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। आईसीएस बनना, इंडियन सिविल सर्विस में बनना उस समय बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती थी, आज भी बहुत सम्मान की बात मानी जाती है और इस सर्विस के लोग सत्ता के केंद्र होते थे। इन लोगों के पास बहुत अधिकार भी होते थे और इन्हें जिला अधिकारियों बल्कि केंद्र और प्रांतों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर भी लगाया जाता है और उस समय भी लगाया जाता था, आज भी यही परंपरा है। और इसी सर्विस के लोगों को बाद में आईएएस नाम दिया गया। तो जो ये सिविल सर्विस है ये आईएएस की पूर्ववर्ती हम सर्विसेज कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं की जो अवधारणा है वो भी ब्रिटिश विरासत की देन कही जा सकती है। 1919 में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हुई और इन अखिल भारतीय सेवाओं में जो 9 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हुई इसमें इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विसेज इत्यादि थी। और बाद में ये अखिल भारतीय सेवाएं स्वतंत्र भारत में भी कंटिन्यू रखी गई, लगातार रखी गई और आईसीएस में आने वाले जो भी अंग्रेज और भारतीय थे उनको समान रूप से स्थायी आधार पे किसी एक प्रांतीय सेवा में रख दिया जाता था जिसे हम कैडर कहा जाता था। इससे पहले उन्हें किसी ज़िले में रखा जाता था जहाँ पे वो जो एक तरह से ट्रेनिंग लेते थे, किसी अनुभवी सीनियर अफसर के मार्गदर्शन में काम करते थे। आगे जाकर फिर उन्हें किसी ज़िले का शासन संभला दिया जाता था या ज़िले का कार्यभार संभला दिया जाता था। और इन्हीं सिविल सर्विसेज में से प्रांत के सचिवालय में भी अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। कभी कभी उन्हें केंद्रीय सचिवालय में डेपुटेशन पे भी भेजा जाता है। तो इस तरह से जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन अखिल भारतीय सेवाओं की नींव भी ब्रिटिश काल में रखी गई और आज भी वो जारी है। तो इस प्रकार से जो सिविल सर्विसेज और अखिल भारतीय सर्विसेज हैं वो ब्रिटिश प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। स्वतंत्र भारत में आईसीएस के बारे में जो पदावधि है, टेन्योर सिस्टम है, वो आज उसी तरह का है जिस तरह का कि अंग्रेजों के शासनकाल में आईसीएस की तरह आईसीएस का हुआ करता था।
इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत में न्याय प्रशासन और कानून के शासन की अवधारणा भी ब्रिटिश भारत की महत्वपूर्ण देन है। संघीय न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय और जिले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो न्याय किया जाता है, ये व्यवस्था ब्रिटिश शासनकाल की ही देन मानी जाती है। इसके अतिरिक्त रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन ब्रिटिश प्रशासन की जो एक विशेषता है, वो विशेषता भारत में भी विद्यमान है। कानून के शासन से तात्पर्य यह है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था उनकी या राजा के आदेश नहीं, बल्कि कानून का शासन सभी राज्यों पर चलेगा, सभी लोगों पर लागू होगा। और कानून के समक्ष जब कानून का शासन होता है तो कानून के समक्ष सभी समान होते हैं और जो कानून बनाए जाते हैं वो सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा लागू की गई और हमने उससे प्रभावित होते हुए भारतीयों में भी रूल ऑफ लॉ को पसंद किया और हम भी कानून के शासन को मानते हैं। इसीलिए भारत में एक संविधान बनाया गया और उस संविधान के अनुसार वर्तमान समय में या स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुसार ही देश का शासन चलाया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमने कानून के शासन को ब्रिटिश शासन व्यवस्था से लिया और उसी को हमने स्वीकार किया। ब्रिटिश काल में जो पुलिस प्रशासन था, वही पुलिस प्रशासन आज भी हमारे यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस सिविल प्रशासन या कलेक्टर के अधीक्षण में काम करती है और कानून और व्यवस्था का अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है, जो कि कलेक्टर की मदद करता है। ब्रिटिश काल में 3 लोक सेवाएं उभर कर आई थी: अखिल भारतीय लोक सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाएं। भारत में अभी भी स्वतंत्र भारत में जो शुरुआत हुई वो इन्हीं तीनों सेवाओं के माध्यम से हुई। हालांकि बाद में इसमें कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन जो बेसिक आधार है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में इन्हीं सेवाओं के माध्यम से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया। इसी तरह से भारत में स्थानीय शासन का जो ढांचा है वो ढांचा भी ब्रिटिश काल में प्रचलित था। स्थानीय शासन संस्थाओं की जो स्थिति, सत्ता और उसके जो कर्तव्य थे, उसमें हालांकि फ़र्क आया है। अब स्थानीय संस्थाओं का स्वरूप लोकतांत्रिक हो गया है। ऊपर से अधिकारी मनोनीत नहीं किए जाते, अधिकारी नहीं लगाए जाते, बल्कि स्थानीय शासन में चुनी हुई जो सरकार होती है ग्राम पंचायत के माध्यम से वो शासन करती है। फिर भी जो स्थानीय शासन का ढांचा है वो मौलिक रूप से ब्रिटिश प्रशासन में इसकी शुरुआत की गई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1835 में मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के प्रचलन पर जोर दिया गया था और अंग्रेजी माध्यम से स्कूल और हाई स्कूल खोले गए थे। भारत में आज भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं और न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इसीलिए अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ाई है, हमारी जो शिक्षा है, वो शिक्षा की शुरुआत भी ब्रिटिश काल में हुई थी। इसके अतिरिक्त इस अंग्रेजी शिक्षा के अध्ययन के कारण भारत में एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ और ये नया मध्य वर्ग था वकील, अध्यापक और इसी तरह के अन्य व्यक्ति जो न तो बहुत उच्च वर्ग में आते थे और न ही बहुत गरीब और किसान और मजदूर वर्ग में आते थे। इन्होंने जो पेशा अपनाया, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अपनाया और अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ते पढ़ते इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य राजनीतिक विचारों से
ये प्रभावित हुए और इस तरह से भारत में एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। और इसी कारण से भारत में पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ने के फलस्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून का शासन या वैधानिक शासन और समानता, इसी तरह की भावनाएं भी उत्पन्न हुई। और अंग्रेजी शासन को चुनौती देने वाला भी इसी मध्य वर्ग में से जो नेता लोग निकले वो इसी मध्य वर्ग में से निकले जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और अंग्रेजी शिक्षा की देन थे। तो ब्रिटिश राज की जो सबसे बड़ी विरासत है वो है एक नए मध्य वर्ग का उदय, जो स्वतंत्रता, समानता और कानून के शासन की बात जिसने की और बाद में आने वाले वर्षों में इसी ने अंग्रेजों से सत्ता भी ग्रहण की, इसी वर्ग ने। इसके अतिरिक्त अंतिम रूप जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने ब्रिटिश शासन से अपनाई वो थी प्रशासन में सचिवालय का प्रचलन और निर्देशालय प्रणाली का प्रचलन। लोक सेवा में सचिवालय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रिटिश काल में सचिवालय और निदेशालय प्रणाली अपनाई गई थी और भारत में अभी भी सचिवालय और निदेशालय प्रणाली का पालन करके एक बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग है जो प्रशासन का कार्य संभालता है। इसके अतिरिक्त प्रशासन में लोक सेवा के माध्यम से जो अधिकारी आते हैं उन अधिकारियों की ये विशेषता होती है कि वो किसी विशेषज्ञ नहीं होते बल्कि वो इस तरह से ट्रेंड होते हैं कि वो हर किसी सेवा का दायित्व अपने ऊपर ले सकते हैं, जिनको हम कहते हैं सामान्यज्ञ की हम जिनको संज्ञा दे सकते हैं। आज भी सामान्यज्ञों की जो महत्व है ICS में वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त लोक सेवाओं में राजनीतिक तटस्थता को बहुत महत्व दिया गया है, यानी लोक सेवा में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होकर वो सरकार और प्रशासन के प्रतिनिधि होते हैं और उन्हीं की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं और जो कार्य होता है वो कार्य वो अनाम रहकर करते हैं। उस कार्य का श्रेय नौकरशाही या प्रशासन नहीं लेता बल्कि सरकारी शासन लेता है और उनकी पृष्ठभूमि में सरकार को सहायता देने वालों की पृष्ठभूमि में सामान्य प्रशासन आता है और इस तरह से अनामता और राजनीतिक तटस्थता इस प्रशासन की बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने भारत में बहुत कुछ ब्रिटिश प्रशासन के नमूने को अपनाते हुए भारत में स्वीकार किया है और समय और आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन आधार रूप में भारतीय प्रशासन का जो मॉडल आज हमें देखने को मिलता है वो हमें ब्रिटिश काल की देन हम उसको कह सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ें कि भारत में ब्रिटिश कालीन या औपनिवेशिक कालीन प्रशासन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।